सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। और ये हमारे सीरीज़ जो चल रही है, एक सेकंड ज़रा यहाँ पे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई तरीके की दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट यहाँ पे कवर अप कर लिया है, जहाँ पे हमने उसके बेसिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, रेट कांस्टेंट और इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, किस पे डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट वगैरह सब बातें हमने यहाँ पे जान ली है। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा यहाँ पे पार्ट 2 होने वाला है। और इसमें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसके कुछ और बेहतरीन बढ़िया टॉपिक्स केमिकल काइनेटिक्स के। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ऑर्डर एक रिएक्शन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इतने सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको लगातार यहाँ पे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे और शुरू करते हैं हमारी इस बेहतरीन से सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखते चलिए। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशंस, सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactants in the given rate law expression is known as order of a reaction, is known as order of a reaction। तो क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है कि आप जो भी रेट इक्वेशन लिखते हैं, आपने रेट इक्वेशन लिखना सीखा है या रेट लॉ एक्सप्रेशन भी इसी को कहते हैं, तो उनमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पावर में जो भी वहाँ पे इंटीजर वैल्यूज दी होती हैं, बस उन्हीं के सम को ही हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रेट इक्वल्स टू के, और ये मान लीजिए आपका यहाँ पर ए है और इसके पावर में कुछ x है, और यहाँ कुछ आपका b रिएक्टेंट है, इसके पावर में कुछ y है। तो ये जो x और y है, बस इन्हीं का जब हम सम कर देंगे तो हमें यहाँ पे ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। बस इतनी ही चीज़ यहाँ पे ऑर्डर होती है, और कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑर्डर में नहीं होती है। ऑर्डर बस आपको क्या करना है, x प्लस वाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको x की वैल्यू 2 दे दी और y की वैल्यू आपको 3 दे दी, तो बस क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 = 5, और ये आपका गिवन ऑर्डर है। ऑर्डर में और कोई भी यहाँ पे पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही यहाँ पे ऑर्डर समझने की ज़रूरत है। आपको समझ में आ गया हो कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में इससे ज़्यादा कुछ भी करने का हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है कि यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पे ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इन सब की एसआई यूनिट पूछी जाती है कि कैसे निकालोगे। तो एसआई यूनिट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो अच्छे समझाने में। एक मिनट। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको पढ़ के समझ लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे, मैं ये चीज़ आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैं जितने भी नोट्स यहाँ पे आपको हैंड रिटन लिखवाता हूँ, आप उन सभी को यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट मत लिया करिए। मैं तो कहूँगा आप उनको अपने वर्ड्स में भी लिखने का यहाँ पे ट्राई किया करिए, क्योंकि जितना आप अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई करेंगे उतनी बढ़िया आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। कोई टीचर कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप उसको खुद से नहीं समझेंगे, खुद से नहीं करेंगे, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी। इन्हें सिर्फ रटना ही यहाँ पे कंसिडर किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं। यूनिट्स, अब जैसे मान लीजिए आपको जीरो ऑर्डर का निकालना हो, जीरो ऑर्डर का यहाँ पे यूनिट आपको निकालना हो, तो डायरेक्टली आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि आपको हायर ऑर्डर का पूछते हैं एग्जाम में, जैसे थर्ड और फोर्थ ऑर्डर तक दे दे, लेकिन एनसीईआरटी में आपका सेकंड ऑर्डर तक ही है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो जीरो ऑर्डर को अगर हम निकालना चाहते हैं तो आप क्या जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर सेकेंड होता है। यस सर। तो देखिए जीरो ऑर्डर का जो हमें यहाँ पे यूनिट को कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना है, सिंपल बस एक ही काम करना है। यहाँ पे जब आप लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स बाय सेकेंड, आप चाहें तो इस सेकंड को ऊपर भी ले सकते हैं या लीटर को नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना है 1 मोल पर लीटर से, और इसके पावर में ज़ीरो, क्योंकि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका पावर हम जीरो लेके चलेंगे। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को ना मिले। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अब ये क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा मैथ्स में कि कोई भी वेरिएबल के पावर अगर जीरो होता है तो वो ऑटोमेटिकली वन बन जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा है ये आपका इक्वल टू वन हो जाएगा, वन से वन जो है आपका कट जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, तो जीरो ऑर्डर का यूनिट जो रहेगा वो यहाँ पे बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का यहाँ पे यूनिट होता है। डायरेक्टली आपको बस यही एक तरीके को रख के आपको हर ऑर्डर का निकालना है। मैं आपको एक ऑर्डर का और निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से भी कैलकुलेट करने के यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। फर्स्ट ऑर्डर का बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है वो मान लीजिए निकालना है आपको, मोल लीटर इनवर्स बाय सेकेंड होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स से, ये लीटर इनवर्स होगा सॉरी यहाँ पे, हाँ। तो ये इसके पावर में वन है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पावर में वन है। तो अब डायरेक्टली क्या होगा, ये और ये जो रहेगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है तो कैंसिल आउट ही ना है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। तो यही डायरेक्टली आपका यहाँ पर इसका यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स होगा, जीरो ऑर्डर का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। बेसिकली आपको यहीं तक ऑर्डर ज़्यादातर याद रखने की ज़रूरत है, और आगे का भी एग्जाम में इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह में तो इसके आगे के ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इनके यूनिट्स याद रखनी चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, इन तीनों ऑर्डर्स का आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो इन सभी ऑर्डर्स का आपको यहाँ पर यूनिट निकालने की आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इन तीनों ऑर्डर्स का निकालने की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक यहाँ पे आपका है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है रिएक्शन की। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे इसका मतलब है, कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा हो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वहाँ पे उस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हो, एक दूसरे से साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हो, और ताकि जाके हमारा एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा हो। यानी कि किसी भी एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ताकि एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो पाए, बस उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे और यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल लिख लीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स taking part in a reaction which must collide simultaneously, which must collide simultaneously। एक बार यहाँ देख लेते हैं। Number of reacting molecules taking part in a reaction which must collide simultaneously in order to provide a chemical reaction, in order to provide a chemical reaction, provide a chemical reaction is known as molecularity of the reaction, molecularity of a reaction। तो जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जब वो एक रिएक्शन में पार्ट ले रहे हो, कोलाइड एक दूसरे साइमल्टेनियसली कर रहे हो,
ताकि एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो पाए, उसी को बस हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे तो रिएक्शन लिख दिया है, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन ही लिखा हुआ है, तो इन दोनों में मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन कोई करके केमिकल रिएक्शन लाना है, तो ये चीज़ आपके मन में उछल रहेगी। तो बिल्कुल उछलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड और ऐड करना होगा, और वो वर्ड जो यहाँ पे होगा वो होगा यहाँ पे एलिमेंट्री। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये ए भी यहाँ से हट जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा। The number of reacting molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to provide a chemical reaction is known as molecularity of a reaction. अब ये elementary reaction क्या होता है? तो दो तरीके के आपके यहाँ पे reactions होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे elementary और एक होता है आपका यहाँ पर complex। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है बहुत सिंपल है, कोई भी रिएक्शन जब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। तो कंप्लीट्स इन वन स्टेप, कंप्लीट्स इन वन स्टेप, एक स्टेप में जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाए बस उसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स का मतलब जब एक से ज़्यादा स्टेप्स लग जाए, यानी कि मोर देन वन स्टेप, यानी कि 2 स्टेप भी लग सकते हैं, 3 स्टेप, 4 स्टेप वगैरह वगैरह, जितने भी स्टेप्स यहाँ पे लगने हो, मोर देन वन स्टेप, तो ये यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम लोग एग्जैक्ट इस वर्ड में बात करें, तो बहुत ही रेयर ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम रिएक्शंस को कम से कम एक स्टेप से ज़्यादा लगता ही है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप ऐसे लगते हैं। बहुत कम रिएक्शंस ऐसे हैं, रेयरिटी है उन रिएक्शंस की जो सिर्फ एक स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत रेयरली ये रिएक्शन यहाँ पे होता है, और कॉम्प्लेक्स बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये डिफरेंस होता है आपका एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आपके 3 तरीके के यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। एक होता है आपका यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। तो लिख लीजिए यहाँ पे टाइप्स डाल लीजिएगा, टाइप्स। एक होता है यूनिमोलिकुलर, एक होता है यहाँ पे बाईमोलिकुलर, और एक होता है आपका यहाँ पे ट्राइमोलिकुलर। ये आपके कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो अब इन सभी से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा हो कि इन सब का मतलब यहाँ पे क्या है। जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो तो यूनिमोलिकुलर होगा, 2 होगा तो बाई, 3 होगा ट्राई, से हो तो और भी तरीके के मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और ये सब यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना ही फंडा या बेसिक यहाँ पे देखने को मिलता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बैक करके एक बार फिर से देखो, और अदर टेक्स्ट बुक्स को और मेरे पढ़ाने दोनों तरीके को यहाँ पे समझो, तभी यहाँ पे समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई रिले रेस चल रही है, उसमें मान लीजिए 4 पार्टिसिपेंट्स एक टीम में हैं। तो अब यहाँ पर और 4 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए A, B, C और D। अब इनके कुछ पार्टनर यहाँ पे 1 है या 2 है या 3 है, 4, 5, 6, 3, 2, 5, और यहाँ भी ऐसे सिमिलरली कुछ यहाँ पे हैं। तो अब मान लीजिए इनमें से मान लीजिए इन चारों को ये यहाँ पे रेस जीतनी है। रेस तो सभी को जीतनी है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से जीत जाए, एकदम एक तरफा जीते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिक्कत है कि ये जो 1 है ये थोड़ा धीरे दौड़ता है, ये थोड़ा यहाँ पे धीरे दौड़ता है। तो अब इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये कितनी तेज़ी से यहाँ पे भाग सके, मीन्स कितना जल्दी ये यहाँ पे दौड़ के 2 के पास पहुँच जाए, ताकि ये और ये दौड़ के आगे रिएक्शन को यहाँ पे जल्दी, मीन्स मैच को यहाँ पे जीत जाए, रिले रेस को जीत जाए। तो इस बात पे डिपेंड करेगा, यानी कि कोई भी रिले रेस हो या कोई भी जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे वो सबसे स्लोएस्ट पार्टिसिपेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे उस गेम को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। रिले रेस में हो, चाहे कोई खाने की कंपटीशन हो, वगैरह वगैरह की बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। वहाँ जो सबसे स्लोएस्ट पार्टिसिपेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को मैच जिता पाता है या नहीं। तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे रिएक्शन में भी देखने को मिलती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो
उस गिवन रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, मीन्स जो सबसे स्लोली जहाँ पे वर्किंग होती है उस पर डिपेंड करता है, तो वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मीन्स अगर एक सिंपल भाषा में हम लोग यहाँ पे कहें, हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू भी अगर एक बार देख लें, तो कोई भी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे यहाँ पर रिएक्शन में डिपेंड करती है, उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन चल रही हो, उसका जो भी मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी उसका रेट है, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे सबसे स्लोएस्ट स्टेप उस रिएक्शन में क्या है, उसी को बस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए गिवन रिएक्शन, slowest step of a given reaction, slowest step of a given reaction is the overall rate determining step, is the overall rate determining step of the reaction, of the rate of reaction यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही हो, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप जहाँ पे आ रहा है, मीन्स जहाँ पे रेट सबसे स्लोली काम कर रहा है, बस वही हमारा ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उस गिवन रिएक्शन का होता है। बस इतनी सी बात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमें देखने को मिलती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि रेट इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे दिया हुआ है। आप इन सबको एनसीईआरटी में गो थ्रू कर सकते हैं। पेज नंबर 70 पे आपको ये मिल जाएगा, बहुत छोटा सा है, 8-10 लाइन का छोटा मोटा यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह है, और इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, वेरियस टेक्स्ट बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी गिवन रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उस गिवन रिएक्शन का। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी अच्छे से। हम चलते हैं आगे। अगला होता है कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में आप डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ इधर ऑर्डर हो जाएगा और इधर हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी, और यहाँ पे हम खींच लेते हैं एक लाइन ऐसे, और एक लाइन हम लोग वर्टिकली खींच लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहला डिफरेंस लिखें, ऑर्डर जो होता है वो आपका 0 भी हो सकता है, कैन बी 0, 1, 2 और 3, और फ्रैक्शनल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मीन्स ऑर्डर आपका किसी भी तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या रहती है, मॉलिक्यूलरिटी आपकी कभी भी 0 या नॉन इंटीजर नहीं हो सकती है, यानी कि कैन नेवर बी, या कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कैन नेवर बी 0 और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, नॉन इंटीजर वैल्यूज। यानी जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है, उसके लिए मान लीजिए कोई वेरिएबल दे दिया, जैसे कि ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो उस केस में हम उसका ऑर्डर तो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को हम नहीं बता सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो रहती है वो कभी भी नॉन इंटीजर वैल्यूज नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी के लिए 1, 2 होना जरूरी है, और ये मैक्सिमम 2 तक ही होती है, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी भी नहीं होती है, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे बातचीत अभी नहीं करते हैं। और 0 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए, ताकि हमारे उस गिवन रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सके। और ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और एक चीज़ और, ऑर्डर जो रहता है ये एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए, एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो रहती है ये सिर्फ एलिमेंट्री के लिए ही एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री, यानी कि जो रिएक्शंस एक स्टेप पे कंप्लीट होते हैं वहीं पे हम सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस यानी एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं रिएक्शन करने में, तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी को जज नहीं किया जा सकता है, उसको हम वहाँ पे उसकी कोई मीनिंग ही निकल के नहीं आती है। सिंपल बात बस ये होती है मॉलिक्यूलरिटी में। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अगर हम और कोई डिफरेंस देखें, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग ऑर्डर को स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं, जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसके थ्रू हम मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो उस स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, हम ऑर्डर को स्लोएस्ट स्टेप से निकाल सकते हैं, लेकिन उसी स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है
उसका ऑर्डर वो सेम रहती है जैसा कि उस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, सिंपल वे में बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर जो रहता है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप, ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी रहती है, ये मॉलिक्युलैरिटी जो रहती है वो सेम रहती है। मॉलिक्युलैरिटी, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, मॉलिक्युलैरिटी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, is same as the order of the overall reaction। एक सेकेंड गाइस, कुछ यहाँ पे वो दिक्कतें हो रही हैं, एक मिनट। हाँ, overall reaction, molecularity is same as order of the overall reaction of the slowest step, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्युलैरिटी रहती है वो यहाँ पे सेम होती है जैसे कि उस ओवरऑल रिएक्शन का जो भी ऑर्डर होता है, यानी कि जो भी ऑर्डर निकल के आएगा उस ओवरऑल रिएक्शन का, बस वही ऑर्डर जो रहेगा वो हमारी मॉलिक्युलैरिटी के बराबर होगा, यानी ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी सेम होंगे उस स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन के। तो बस ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी में यही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके एक बार हम फिर देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। अब अगला टॉपिक जो है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। वैसे शायद अब बोर्ड में भी इतना ज़्यादा तो ये पूछता नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो मीन से डेरिवेशंस बहुत आते थे, लेकिन अब आते कि नहीं ये हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बहुत कम ही आते हैं, शायद ही आते हैं। दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। एक आपको यहाँ पे जीरो ऑर्डर का पढ़ना है, जीरो ऑर्डर का, और एक आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली दोनों का चाहे तो वो लिख सकते हैं, इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसको यहाँ पे आप डिराइव करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर में क्या रहता है, हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना शुरू करें, तो हम सबसे पहले रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए हो जाएगा आपका माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगा, और ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ आर के पावर ज़ीरो। पावर ज़ीरो क्यों, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, और सभी जानता है यहाँ पे कि कोई भी वेरिएबल के पावर ज़ीरो हमेशा वन होता है। तो ये डी आर बाई डी टी जो रहेगा ये इक्वल टू के नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली के हो जाएगा। तो एक चीज़ हम और लिख सकते हैं कि माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन अगर हम लोग लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू के टी प्लस आई मिलेगा, ये माइनस टाइम्स का होगा, तो ये हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टी को ज़ीरो रख लीजिए, मान लीजिए एक केस आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पे ये तो मान लीजिए आर का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया। अब टी को ज़ीरो रख के आर को हम अगर आर नॉट, ये दोनों अगर हम लोग कर लें, ये केस, ये आपका केस है, एक केस है स्पेसिफिक, इन दोनों को अगर हम पुट कर दे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा कि आर नॉट जो है वो हमारा यहाँ पे आई के बराबर हो जाएगा कि नहीं, अरे हो जाएगा कि नहीं भाई। बस इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट ही तो करना है, के को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, आर आर नॉट के बराबर हो जाएगा, और ये इक्वल टू आई हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमें आर नॉट मिल गई। अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस गिवन इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे टेंशन में लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे रब भी कर देता ताकि आप लोग को दिक्कत यहाँ पे ना हो, ताकि आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो। तो इसको अब हम करेंगे, डिराइव करेंगे। अब इसको पहले हम जीरो ऑर्डर का यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पे भी जाएंगे। हाँ, तो देखिए हमें यहाँ पे मिल गया। आप डायरेक्टली इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो अब हमें क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट मिल जाएगा कि नहीं। और अगर ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया
तो यही हमारा सिंपल सा बस जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल के आता है। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ से। अगर हम लोग स्लोप निकालने की बात करें तो स्लोप कैसे निकलता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से निकलता है। आपने पढ़ा होगा ये क्लास 10th 11th 12th में, मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, मैथ्स में नहीं पढ़ी है तो समझ के आओ। तो अब ये r जो है ये हमारा y के बराबर हो जाएगा, x जो है वो t हो जाएगा और कांस्टेंट जो है ये r0 हो जाएगा। तो हमारा m जो रहेगा ये हमारा स्लोप होता है और ये माइनस k के बराबर है, यानी कि स्लोप जो है वो हमारा यहाँ पे नेगेटिव टाइम्स ऑफ k है। यानी कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा। तो आपका ये जो इक्वेशन यहाँ पे बना है r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे लिखने जाएँ तो आपका ये क्या बन सकता है, ये क्या बनेगा आपका k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस का r बाई टी। बन जाएगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं भाई, सोच लो यार एक बार। थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ, रीअरेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है मेरे से भी कभी कभी। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल के आता है जीरो ऑर्डर के लिए। वैसे तो मैक्सिममली जीरो ऑर्डर के लिए जल्दी पूछता नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही ज़्यादातर यहाँ पे इक्वेशन जो इसका आता है वो काम आता है न्यूमेरिकल में। जीरो ऑर्डर का उतना जल्दी यहाँ पे काम में नहीं आता, लेकिन आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ बताइए किसके बीच में प्लॉट होगा, थोड़ा सोचिए किसके बीच में प्लॉट होगा। आई थिंक आपने सोच लिया। तो ग्राफ जो रहेगा वो यहाँ पे हमारा टाइम और यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म्स में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा। अब कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर होगा। आर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे निकालेंगे आर वर्सेस टी का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो स्लोप हमारा नेगेटिव की तरफ है, यानी कि नीचे गिरेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा यहाँ पे जाएगा। तो स्लोप हमारा यहाँ पे नेगेटिव टाइम्स ऑफ के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे स्लोप हो गया और ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। इतनी चीज़ें ही बस आपको जीरो ऑर्डर में सीखने की ज़रूरत है। डेरिवेशन यहाँ पे सिंपल वे में मैंने एकदम करा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पे पड़ेगा। ओके, तो अब हमने यहाँ पे जीरो ऑर्डर का काम कर लिया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप चाहें तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस। तो एग्जाम्पल आप चाहें तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ एक एग्जाम्पल यदि वैसे आप पूछना नहीं है। डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया किस पे होगा, एक हॉट प्लैटिनम सरफेस पे, ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, हॉट प्लैटिनम सरफेस। ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। जीरो ऑर्डर का आपका पूरे के पूरे सामने यहाँ पे आपकी मैंने कहानी लिख दी है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ सकता है, लेकिन ये भी मैं बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझा दूंगा। एनसीईआरटी में बहुत लंबा दिया हुआ है, इसको आप चाहें तो आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो देखिए हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किया है, हमने मान लिया है कि माइनस डी आर बाई डी टी के आर नॉट के बराबर हो गया। ठीक है, यही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का डी टाइम्स ऑफ आर माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ऑफ आर। अब यहाँ पे पावर जो है वो 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो पावर 1 रहेगा। जीरो ऑर्डर का था तो 0 लिया था, और a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है वहाँ पे मेरे, लेकिन यहाँ पे अब आपका k और r बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज जैसे हम करेंगे इसको, तो ये आपका माइनस का डी आर बाई आर बन जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा के डी टी। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे दोनों साइड की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ से नहीं मिल जाएगा। एक काम करिए, इसको आप आर नॉट लिख दीजिए ताकि आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चले। तो आर बाई आर नॉट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं एक सेकेंड रुकिए, नो आपको कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये आपको अभी यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से लॉग आर मिल जाएगा और ये माइनस का के टी प्लस आई मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, एक बार फिर से हम वही सेम इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। एट टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि टी को 0 इनिशियली रखो और यहाँ पे आर जो है उसको आर नॉट के बराबर कर देंगे। तो बस जैसे हम इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग आर नॉट इक्वल्स टू आई मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें करना है जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था। बस अब इस आई के स्थान पे इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो अब हमें यहाँ से आगे क्या मिलेगा,
तो अब ये इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी, log r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log r नॉट, log r नॉट। अब इसको अगर हम इधर मूव करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, log को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये आपका r बाई आर नॉट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस के टी हो जाएगा, माइनस का के टी हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आपको एक बार फिर से स्लोप जो है वो नेगेटिव ही मिल रहा है, यहाँ से स्लोप आपको नेगेटिव मिल रहा है जब log r बाई आर नॉट के रिस्पेक्ट में जब आप यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे काम करें, वैसे आप log के लिए बेटर कहूँ तो यहाँ पे आप ये log n होगा, याद रखिएगा ये आपका नेचुरल log है, नेचुरल log। तो नेचुरल log के लिए हम यहाँ पे फिर से एक बार रब करना ही पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, ये आपका नेचुरल लॉग है। तो अभी हमें लॉग का काम आगे पढ़ने वाला है, तो आप इसको ln ही मान के चलिए, अभी मैं यहाँ पे ln ही अभी लिख के चल रहा हूँ। ओके, ओके, तो ये आपका ये ln r हो जाएगा, और ये आपका ln r नॉट हो जाएगा, ये भी ln आ जाएगा, ये भी ln आ जाएगा। ये ln जो रहता है ये आपका नेचुरल लॉग होता है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपका नेचुरल लॉग होता है। अब हम अगर आगे की बात करें तो सर डेरिवेशन यहाँ पे इसका थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, अब हम बस सिंपली यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसको आगे की तरफ मूव करें तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है इक्वेशन, इसी को हम आगे लिखेंगे तो ये आपको कुछ मिल जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1/t टाइम्स ऑफ ln r बाई आर नॉट, आर बाई आर नॉट। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से यहाँ पे चैट में बताइए, समझ में आया कि नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया है, यही जो इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है बस इसी को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज करने पे हमें ये इक्वेशन यहाँ से मिला हुआ है, ये आपका यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा और ये आपका यहाँ से आर बन जाएगा। नेगेटिव सिंबल को हमें यहाँ पे हटा देना है, ये नेगेटिव सिंबल जो है वो आपका यहाँ से हट गया है। तो ये नेगेटिव सिंबल को जब हमने हटाया तो आपका आर नॉट जो है वो ऊपर चला गया और आर जो है वो नीचे आ गया। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने पे हमें ये देखने को मिल गया। जब आप खुद से रीअरेंज करके देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि हम इस नेचुरल लॉग को यहाँ से हटा दें, इस ln को यहाँ से हटा ही देते हैं। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1/t ऑफ ln r नॉट बाई आर मिला है। अब ln को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि यहाँ पे 2.303 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303/t log ऑफ r नॉट बाई आर। जब आप नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो आप 2.303 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आती है, ये भी एक इक्वेशन आती है और ये भी एक इक्वेशन होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक इक्वेशन आपका और बनता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ln r नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू माइनस का kt होता है। तो अगर हम यहाँ पे एंटी लॉग ले लें, एक एंटी लॉग, यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग लेके चलें, एंटी लॉग दोनों साइड्स पे ले लें, तो ये आपको और कुछ नहीं बल्कि आपको कुछ यहाँ पे देखा जाए क्या आता है एंटी लॉग। एक मिनट, ये यार थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जा रहा है यार, सॉरी भाई लोग। ये आपका आर बाई आर नॉट है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो एंटी लॉग जब हम लोग लेंगे तो ये आर नॉट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो आपका रहेगा ये आर बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस का के टी। ये पावर में यहाँ पे चला जाएगा जब हम एंटी लॉग को लेंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ln r इज इक्वल्स टू आर नॉट और ये माइनस टाइम्स का के टी है। जब हमने एंटी लॉग को लिया यहाँ पे तब ये आपका इक्वेशन कुछ ऐसा यहाँ पे बन के आ गया, आर इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। बस इतना ही चीज़ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखने को मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं कि आप दोनों ही तरीकों में देखिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। आपको सिंपल बस यहाँ से शुरू करना है, इस वाले स्टेप से, इस स्टेप से बस शुरू करना है। आपको बस यहाँ पे r के पावर में यहाँ पे 0 लेना है, 0 में, और फर्स्ट ऑर्डर में आपको यहाँ पे 1 लेना है। आप चाहें तो ऐसे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सभी ऑर्डर्स के लिए भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। और
सिर्फ आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होना है, बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, तो आपको इससे ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर तक ही आप सीमित रहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो जो भी आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होता है, आर्टिफिशियल या सिंपल वे में अगर हम लोग कहें तो रेडियो एक्टिविटी जब होती है, रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी जब होती है किसी भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कोई न्यूक्लियाई जो स्टेबल नहीं होता है, मीन्स उसमें लगातार रिएक्शंस होते हैं ताकि वो टूटे वगैरह वगैरह काम करें, तब वही बस आपका यहाँ पे होता है। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपका कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ही होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करते हैं। बस इतनी बात आपको यहाँ पे तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जाने की जरूरत है। 3 इक्वेशन है अपन कहते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो 2 ग्राफ यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहला ग्राफ आपका यहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका टाइम और यहाँ पे नेचुरल लॉग के केस में बनेगा, LNR के केस में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे स्लोप हमें नेगेटिव मिला था तो ग्राफ यहाँ पे नीचे जाएगा, या कुछ R0 यहाँ पे लिखेगा और स्लोप जो है वो हमारा यहाँ पे माइनस टाइम्स का K है। इस चीज़ में लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, जब एग्जाम ये पूछता है तो ग्राफ का सवाल दे देता है और वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लिख देता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा और वहाँ पे आपको देखना है कि ln लिखा है कि log लिखा है। अगर ln लिखा है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव टाइम्स ऑफ k होगा और ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर log दिया रहेगा, log का केस भी बना देता हूँ, जब log का केस रहता है तो आपने क्या देखा, बैक करके देखिए, यहाँ पे देखिए जब log का केस आया है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए यहाँ पे ln दिया हुआ है और जब हमने log में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ये आपका log है, तो आपको स्लोप यहाँ से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, आपको स्लोप यहाँ से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपको k/2.303 भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो t के वर्सेस में बनेगा और log R/R0 के केस में बनेगा, इनके बीच में बनेगा, और इसके बीच में ग्राफ जो रहेगा वो थोड़ा सा उठ जाएगा, ये ऐसे उठेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्लोप क्या बन जाएगा, k/2.303, ये आपका यहाँ पे स्लोप होगा। और ये स्लोप आप कैसे देख सकते हैं, इसी चीज़ को बस आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अरे भाई सिंपल है यार, देखो ये कैसे दिया हुआ है, 1/t दिया हुआ है, तो बस क्या करना है, इस 2.303 को यहाँ गिरा दो, ये कैसे बन जाएगा, k/2.303 1/t log R0/R, ये दे दिया है। अब इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज कर दोगे तो निकल नहीं जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आगे का स्टेप खुद करके देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक बार हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही तरीके से आपका यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो ये आपका, एक सेकेंड एक बार फिर से यार, log R0/R होगा, थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड इक्वेशन में मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को यहाँ पे, गलतियों से इंसान सीखता है, तो आपको भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेकिन एग्ज़ाम में से गलती नहीं होनी चाहिए यार, एग्ज़ाम में गलती की है तो भाई झेलना पड़ सकता है। तो वो सब तो बात की बातें हैं, फिलहाल तो ये देख लो, इतना तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस तक। और देख लेते हैं और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे देखिए एक चीज़ यहाँ पे और एनसीईआरटी में दी हुई है, बट एग्ज़ाम में वो जल्दी पूछती नहीं है, उसका डायरेक्टली आपको यहाँ पे बस इक्वेशन देखने को आता है। वो आता है कि आप इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रहता है, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम लोग जब प्रेशर के टर्म्स में से लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म्स में ये पूछेगा, मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म्स में पूछेगा तो क्या होगा, प्रेशर के टर्म्स में। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, ये क्या हो जाएगा, k = 2.303/t, ये हो जाएगा log P इनिशियल बाई P ऑफ एनी रिएक्टेंट A। ये होता है आपका जो R रहता है वो P इनिशियल प्रेशर के बराबर हो जाता है, और PA जो रहता है वो आपके R0 के बराबर हो जाता है। PA आपका किसी भी एक रिएक्टेंट का प्रेशर यहाँ पे हो सकता है, PA, PB, PC किसी भी रिएक्टेंट का हो सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, क्या होता है आपका 2.303/t log ऑफ
पी इनिशियल, और ये जो आपका पी ए रहता है ये आपका बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल माइनस का पी टोटल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की थोड़ी ज़रूरत यहाँ पे है। इसको आप डायरेक्टली याद ही रख लेंगे क्वेश्चन को तो बेटर है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल तो जल्दी नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में सीयूईटी एग्जाम में डायरेक्टली ये आपके सामने पूछ दिया है कि आप बताइए कि प्रेशर के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे तरीका होता है। तो ये दो तरीके, बस ये दो तरीके ये होते हैं, ये पहला तरीका होता है और जस्ट इसी का एक्सपेंडेड वर्जन ये होता है। तो आप इन दोनों को याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। पी ए को निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल माइनस का पी टोटल, इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इसके बेसिस पे आप चाहे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में डेरिवेशन तो दी नहीं है, तो डेरिवेशन कोई नीड यहाँ पे नहीं। बस इतनी बातें यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस तक है। अब हम चलने वाले हैं अपने इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ हम कैसे निकालते हैं, तो हाफ लाइफ की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी मान लीजिए किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टी टाइम्स लगता है। अब मान लीजिए कि उस गिवन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जब वो उस टी के हाफ टाइम्स में ही कंप्लीट हो जाए, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन में ही वो काम वहाँ पे हो जाए रिएक्शन का, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिएक्शन बाय हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। यही आपका हाफ लाइफ होता है। अगर आपको मेरी वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के बेसिस पे यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो हाफ लाइफ जो होती है वो टाइम होता है जिसपे कि किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो उसके हाफ टाइम्स में रिड्यूस होके आ जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, वही बस आपकी हाफ लाइफ यहाँ पे होती है। तो डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जो होता है टाइम रिक्वायर्ड in which concentration of a reactant is reduced to half of its initial concentration, यानी कि जो भी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जब वो रिड्यूस होकर हाफ पे आ जाए, और जब वो टाइम पे हमें जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कैलकुलेट करना हो तो उसी को बस हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। बस यही आपका यहाँ पे हाफ लाइफ होता है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको डीप में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और सच कहूँ तो इसका आपको डेरिवेशन इसका बहुत सिंपल सा है, जल्दी पूछता नहीं है। डायरेक्टली आप इसका यहाँ पर रिएक्शन याद रखिए। हाफ लाइफ जो है वो आपकी एनसीईआरटी में ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए दी है। सबसे पहले हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए लिख लेते हैं। ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो होता है टी हाफ, वो आपका यहाँ पे निकल के आता है R0/2K के बराबर यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। R0/2K यानी कह सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ R0/K। तो ये आपका यहाँ से टी हाफ निकल के आता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अपन देख भी लेते हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे है। तो टी हाफ जो रहता है वो R0/2K के बराबर होता है, या हाफ टाइम्स ऑफ R0/K के बराबर होता है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है, या किसी भी सीयूईटी एग्जाम में क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पे पूछ देगा कि टी हाफ बताओ, आपके सामने इनिशियल कंसंट्रेशन बता देगा, आपको के की वैल्यू दे देगा, आप टी हाफ निकालो। या ऐसा हो सकता है कि आपको के और R0 दे दे और पूछे टी हाफ बताओ। तो टी हाफ जब उस समय के आपको जब निकालना हो तो बस इन दोनों को इधर से इंटरचेंज कर दें। तो इंटरचेंज करने पर क्या होगा, के इज इक्वल्स टू R0/2 टाइम्स ऑफ टी हाफ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे निकालने के तरीके होते हैं। आई थिंक आपको इतने चीज़ समझ में आ गए। और एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि यहाँ पे जो आपका टी हाफ होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है आपके इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम में कभी कोई पूछी गई हुई है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमारा हाफ लाइफ डिपेंड करता है या नहीं। बिल्कुल करता है। जब ज़ीरो ऑर्डर की बात होती है तो आपका R0 जो रहता है वो टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी उस पर डिपेंड वो करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए इतनी बातें यहाँ पे होती हैं। अब हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे क्या निकल कहता है, फर्स्ट ऑर्डर का आपको और भी सिंपल होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो रहता है वो आपका यहाँ पे 0.693/K होता है, और यहाँ से जब हम K को भी हटा दें तो K हो जाएगा आपका 0.693/T हाफ।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं जब के और टी आपको निकालना हो हाफ लाइफ के टर्म्स में। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है और ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए होता है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। डेरिवेशन जो है वो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो एनसीईआरटी में देख के यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे टी हाफ जो है वो आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रहता है टी हाफ जो है वो यहाँ पे इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जब फर्स्ट ऑर्डर में हम बात करें तो इनिशियल कंसनट्रेशन। बस इतनी बातें यहाँ पे हैं, यानी कि आर नॉट पे नहीं करेगा बस। तो इतनी बातें आपकी यहाँ पे हाफ लाइफ में हैं और इससे ज़्यादा आप कुछ यहाँ पे नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ पे आपके लिए अगर हम देखा जाए तो एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए हुए हैं जिसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये सब आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं और बहुत बढ़िया टेबल यहाँ पे पेज नंबर 77 पे लास्ट में दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर जीरो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता दिया गया। तो आप इस टेबल को भी एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे एक टॉपिक और बच रहा है, वो आपका यहाँ पे होता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है। अब क्या रहता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है। बस उसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन जब फर्स्ट ऑर्डर की तरह जब लगता है कि वो काम वर्क कर रहा है या उसकी तरह मीन्स वो बिहेव कर रहा है, बस उसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है लेकिन उसकी तरह बिहेव कर रहा है, बस उसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं। तो लिख लो, यहाँ पे मैं लिखवाई देता हूँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यह क्या होता है कि a reaction which is not first order reaction, which is not a first order reaction, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है, नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन वो बिहेव करता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का ही वो पार्ट है, बट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, but behaves like a first order reaction is known as pseudo first order reaction, is known as pseudo first order reaction। ये आपका pseudo first order reaction यहाँ पे होता है। अब अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि कह सकते हैं सुक्रोज का, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और सुक्रोज। तो ये आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होता है और आपने ये भी जान लिया कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। बस इतनी बातें यहाँ पर हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, सब हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया हुआ है और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इतनी बातें हमारी इस वीडियो में अब तक की थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे और उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कवर अप कर लें, अच्छे से समझ लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो बस आपको क्या करना है, चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आता रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके।